हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है। ओके, तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग को लिविंग थिंग्स के बारे में ही जानना है। जैसा कि हम लोग चैप्टर के नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि सेल से लिविंग थिंग्स ही बनते हैं। ठीक, बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक, हम लोग नॉन लिविंग्स के बारे में तो नहीं कह सकते। नॉन लिविंग थिंग्स सेल से नहीं बने होते, वो एटम वगैरह से बने होते हैं। ओके, तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जैसा हमारा बिल्डिंग वगैरह जो होता है वो बहुत सारे ब्रिक्स यानी ईंटों को जोड़ के बनता है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल को कंबाइन करके बनी होती है। तो आइए देखते हैं। बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो बनता है हमारा टिश्यू। ओके, बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन, और बहुत सारे जब ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी भी कह सकता है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जो बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तो बनता है हमारा टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो बनता है हमारा ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके हमारा ह्यूमन बॉडी या फिर अर्थ पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उन सबके कंबाइन होने से ही बनती है। ओके, तो इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारा। अब हमारा इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, तो सबके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी। ओके, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ओके, तो सेल वाज फर्स्टली discovered by Robert Hooke in 1665। ओके, तो सेल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सेल का डिस्कवरी किया सबसे पहले सन 1665 में। ओके, लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक थे वो केवल डेड सेल की डिस्कवरी किए थे। ठीक, जो ट्रीज का जो कॉर्क सेल होता है उसमें इन्होंने सेल देखा था जो कि एक रूम कंपार्टमेंट की तरह दिखा, लेकिन वो डेड सेल था। ओके, बट he discovered a dead cell। ठीक, तो उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, इस वजह से हम लोग को कोई स्पेसिफिक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पता नहीं चला। सो वी डिडंट गेट एनी नॉलेज अबाउट एनी, so we didn't get any knowledge about cell
जैसा हम लोग देखेंगे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की, इसलिए हम लोग को सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल, किसी सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स, जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ओके, क्रोमोसोम, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं चला। ठीक, तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी। आइए देखते हैं। तो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक, ओके। लिविंग सेल वाज discovered by ल्यूवेनहुक, ओके। तो जो हमारा लिविंग सेल है वो सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था? ल्यूवेनहुक के द्वारा। ठीक, ल्यूवेनहुक एक साइंटिस्ट थे। अब हमारा डिस्कवरी के बारे में तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ सेल पे, ओके, कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने सारे सेल होते हैं, ओके। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पे बहुत सारे, मतलब पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक, तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें सेल भी वेरिएट करता है, ओके। तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड सेकंड फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर, ओके। तो फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर, ओके। तो आइए पहले हम लोग यूनिसेलुलर के बारे में कुछ समझते हैं। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होता है ये वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो केवल एक सेल के बने हुए हों। जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, चाहे जितने भी जानवर हम लोग को दिखते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा सेल के बने होते हैं, ओके। और यूनिसेलुलर मतलब, यूनि का मतलब ही होता है, यूनि मतलब 1 और सेलुलर मतलब सेल, ओके। यूनिसेलुलर मतलब 1 सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि केवल एक सेल से बने हुए होते हैं, ओके। डेफिनेशन लिख देते हैं। That type of organisms which is made up of only one, okay, जैसा डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, that type of organisms which is made up of only one cell is called unicellular organisms। वैसे जीव जंतु या फिर ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एक सेल से बने हुए होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग अमीबा ले सकते हैं, पैरामीशियम ले सकते हैं, चाहे जनरली जो हम एनहेंस एग लेते हैं वो ले सकते हैं, ऑस्ट्रिच का भी एग ले सकते हैं, ओके। तो ये सारी जितनी चीजें हैं ये सारी यूनिसेलुलर हैं, ओके, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीसेलुलर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। नंबर सेकंड है हमारा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर
बारे में। तो जैसा कि हम लोग इस मल्टी वर्ड से ही पता चल गया, मल्टी मतलब मैनी, सेलर मतलब सेल्ड, ओके, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ओके, मतलब मोर देन वन सेल के बने होते हैं। तो डेफिनेशन, that type of organisms which are made up by more than one cell or many cell, okay, that is called multicellular, okay। जैसा डेफिनेशन में क्लियर हो रहा है कि दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप बाय मोर देन वन सेल और मैनी सेल, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से अधिक सेल से बने होते हैं और या फिर बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उसको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अपने जनरल नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जैसे ह्यूमन को ही ले लो, खुद को ही ले लो, ह्यूमन हो गया, कैट, डॉग, टीसी, ठीक, जितने भी मतलब लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, ओके। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ सेल। इतने सारे सेल हमारे लिए प्रेजेंट हैं कि सेल का शेप कैसा होता है, ठीक, क्या वो रेगुलर होता है या फिर इरेगुलर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ शेल। देखते हैं शेप ऑफ शेल, मतलब हम लोग ही खुद को ही देख लो, इतने हम बताए ना कि हम लोग के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं हम लोग के अंदर। तो क्या सारे सेल एक जैसे ही होते हैं या फिर सबका शेप अलग अलग होता है, सबका वर्क अलग अलग होता है, वो हमेशा एक ही जैसे रहता है या फिर अपना शेप चेंज करते रहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के शेप के बारे में जानेंगे। तो एग्जांपल हम लोग अमीबा ले लेते हैं, ओके। तो अमीबा हम लोग जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और हम लोग बुक में 9th की बुक में इसका शेप भी देखे हैं। शेप इसका कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये सब साइटोप्लाज्म और ये सब साइटोस्यूडो। इस वाले प्रोजेक्शन को हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, ओके। ये जो प्रोजेक्शन निकला है ऐसे इस टाइप का, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये अमीबा को लोकोमोशन यानी मूवमेंट में काम करता है। ये जो स्यूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर है, ये अमीबा को मूवमेंट में काम करता है, ओके। मूवमेंट में काम करता है। फिर रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ठीक। तो ये जो स्यूडोपोडिया है, अमीबा को लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन जैसे सारे लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करता है, ओके। तो हम लोग इस अमीबा के शेप को रेगुलर नहीं कह सकते, ये इरेगुलर है, ओके। तो अब हम लोग जानते हैं जैसे ये स्यूडोपोडिया को बढ़ा बढ़ा के लोकोमोशन करता है, ठीक। तो इसी में इसका बॉडी शेप कभी ऐसा मतलब चेंज होते रहता है, ओके।
ये रेगुलर शेप नहीं है। तो हमने जैसे देख लिया अमीबा के एग्जाम्पल में कि अमीबा यूनिसेलुलर है और उसका शेप इरेगुलर नहीं है। वहीं हम ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल के बारे में जानते हैं। हाँ, ह्यूमन बॉडी में भी एक WBC, जिसका फुल फॉर्म भी हमने जानते हैं, वाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड सेल या फिर सेल भी कह सकते हैं, कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WBC जो है वो वाइट ब्लड सेल या फिर कॉर्पसल इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी इरेगुलर होता है। ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा सेल है जो कि इरेगुलर होता है, इसका भी शेप रेगुलर नहीं होता। ये जब जी चाहे अपने फंक्शन करने के लिए अपना शेप चेंज कर सकता है। हम RBC पे आते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हो गया RBC। इसको हम रेड ब्लड सेल या कॉर्पसल जो कहना कह सकते हैं। रेड ब्लड सेल या कॉर्पसल्स जो कहना है कह सकते हैं। ओके, तो जो RBC है इसका शेप इरेगुलर नहीं होता है, इसका शेप रेगुलर होता है। ये राउंड शेप का होता है। ओके, ठीक, ये राउंड शेप का होता है, बीच में कुछ अंदर दबा हुआ पार्ट होता है। ये मतलब इसका इरेगुलर शेप नहीं होता, इसका शेप रेगुलर होता है। ये अपना शेप कभी चेंज नहीं करता। ठीक, सेकंड एग्जांपल ये हो गया। अब हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया मसल सेल। ओके, थर्ड एग्जांपल मसल सेल हो गया। मसल सेल का शेप हमारा ऐसा होता है। ठीक, तो मसल सेल्स जो हमारे होते हैं वो उनका शेप भी रेगुलर होता है। ओके, ये अपना शेप कभी चेंज नहीं करते हैं। तो ये लॉन्ग होता है और स्पिंडल शेप। इस शेप को जैसे हम लोग स्फेरिकल कहते हैं या फिर राउंडेड कहते हैं। इस शेप को, इनका जो शेप होता है RBC, इसका उसको हम राउंडेड कहते हैं। ओके, और वैसे ही जो हमारा मसल सेल है ये स्पिंडल शेप देता है। ठीक, तो जैसे मसल सेल्स है उसका जो शेप होता है स्पिंडल शेप होता है, ये लॉन्ग होता है। इसका शेप भी इरेगुलर नहीं होता, ये अपना शेप कभी चेंज नहीं करता है, इसका शेप रेगुलर होता है हमेशा। अब हम लोग 3 एग्जाम्पल देख लियो। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा नर्व सेल, और उसको हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं। नर्व सेल, ठीक, तो नर्व सेल हमारा ब्रांच होता है, जैसे इसका शेप ऐसे होता है। ठीक, और ऐसे डेंड्राइट्स वगैरह निकले होते हैं, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, ये रहा हमारा डेंड्राइट्स, ये रहा हमारा नर्व की साइनेप्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है, ये कुछ सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। तो आज हम लोग शेप ऑफ सेल में 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब बाकी का चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।